हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, 9th क्लास NCERT साइंस का हमारा टॉपिक चल रहा है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह टॉपिक चल रहा है मिश्रण के घटकों का पृथक्करण करना, या हम कह सकते हैं कि मिश्रण के विभिन्न घटकों को हम पृथक करना चाहें तो उसके लिए हमें कौन कौन सी विधियां अपनानी होगी। लास्ट वीडियो में हमारा जो बिंदु था तीसरा, वो ये था कि दो अघुलनशील द्रवों को जब पृथक करते हैं, कौन अघुलनशील द्रव हैं दो, उनको पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग हमें करना पड़ता है, कौन सी विधि को हम अपनाते हैं। तो वहां हमने देखा था कि दो अघुलनशील द्रवों को पृथककारी कीप द्वारा हम अलग कर सकते हैं। पृथककारी जो कीप है, उस पृथककारी कीप के द्वारा हम दो अघुलनशील द्रवों को हम पृथक कर सकते हैं। कैसे पृथक करेंगे वो हम उस विधि में जान चुके हैं कि जैसे ही पृथककारी कीप में हम इस मिश्रण को भर देते हैं, कुछ समय बाद छोड़ देते हैं, तो दोनों पदार्थों की क्या होती है, अलग अलग परतें बन जाती है। नीचे उसमें स्टॉप कॉर्क होता है, उससे हम एक द्रव को निकाल लेते हैं, उसके पात्र को हटा देते हैं, दूसरा पात्र लगाते हैं, फिर दूसरे द्रव को ले लेते हैं। तो इस प्रकार पृथककारी कीप या पृथक्करण कीप जो है, उस पृथक्करण कीप के द्वारा हम दो अघुलनशील द्रवों को अलग कर सकते हैं। और इसका उदाहरण हमने लिया था, क्या लिया था, तेल व जल का मिश्रण। इस मिश्रण को जब जैसे ही हम पृथककारी कीप में डालेंगे तो कीप में डालने पर दोनों विलयनों की या दोनों पदार्थों की जो परतें हैं वो अलग अलग बन जाएगी, अलग अलग व्यवस्थित हो जाएगी। अब बात करते हैं कि ये जो पृथककारी कीप है इसके उपयोग कौन कौन से हैं, किस किस में, यानी दो अघुलनशील द्रवों के पृथक्करण के अलावा भी इसके कुछ उपयोग हैं क्या। तो हम देखते हैं पृथक्करण कीप या पृथककारी कीप के अनुप्रयोग या उपयोग हम लिख सकते हैं। देखो, अनुप्रयोग भी हम लिख सकते हैं और उपयोग भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में से अनुप्रयोग या उपयोग कुछ भी पूछा जाए, हमें जो तथ्य अब मैं लिख रहा हूं वो ही लिखने हैं। देखिए, सबसे पहला तथ्य तो हमने प्रयोग क्या किया था उस पर ही वो ही लिखना है कि तेल व जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में इसका उपयोग किया जाता है। क्या लिखेंगे, तेल व जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक किया जाता है या पृथक करने में तेल व जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में किसका उपयोग किया जाता है, पृथककारी कीप का उपयोग किया जाता है। दूसरा इसका उपयोग है कि धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में इसका उपयोग किया जाता है। धातु शोधन में जब लोहे को अलग करते हैं धातुओं से तो वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में किसका उपयोग किया जाता है, पृथक्करण का या पृथक्करण विधि का उपयोग हम करते हैं। इस सिद्धांत या इस विधि के आधार पर हम लिख सकते हैं कि इसके आधार पर भी लिख सकते हैं, अनुसार भी लिख सकते हैं। तो इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि आपस में नहीं मिलने वाले जो द्रव हैं
अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। क्या कह सकते हैं? इस विधि के अनुसार हम कह सकते हैं कि ऐसे द्रव जो आपस में नहीं मिलते हैं, यानी आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। आपस में नहीं मिलने वाले द्रव आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं या अलग अलग विभाजित हो जाते हैं, अलग अलग परतों में बट जाते हैं। अब हमने देखा था कि पृथककारी कीप जो थी उसमें हमने तेल व जल का मिश्रण लिया था और उस पृथककारी कीप में ऊपर की परत तो किसकी थी? तेल की थी और नीचे वाली परत जल की थी। अब अभी अभी हमने जो ये तथ्य लिखा है कि इस पृथक्करण के आधार पर आपस में नहीं मिलने वाले द्रव जो हैं अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। अब यहाँ पे दो परतें बनी हैं अलग अलग, तो निश्चित है कि इन दोनों का क्या होगा? घनत्व भी अलग अलग होगा। अब किसका घनत्व अधिक है, किसका घनत्व कम है, ये हम देखेंगे कि जो जल पर तैरता है उसका घनत्व जल से कम होता है, यानी हम कह सकते हैं कि तेल का घनत्व जल की तुलना में कम है। इसको लिख सकते हैं हम कि तेल का घनत्व जल की तुलना में कम होता है। तो यहां हम लिख सकते हैं कि तेल का जो घनत्व होगा वो होगा कम और जल का घनत्व होगा वो होगा अधिक। लेकिन देखिए जल की तुलना में घनत्व तेल का क्या है? कम है। अगर किसी और पदार्थ से हम इसकी तुलना करें तो उस आधार पर हम नहीं कह सकते, इस आधार पर हम नहीं कह सकते कि तेल का कम है या ज्यादा है। तो हम इस प्रयोग के आधार पर कहेंगे, यानी हमारा जो प्रयोग था, अनुप्रयोग हमने किया है, इस प्रयोग में हमने देखा है तेल और जल का मिश्रण, तो जल की सतह पर तेल की परत तैरती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तेल का घनत्व जल की तुलना में, तेल का घनत्व जल की तुलना में कैसा है? कम है। अब बात करते हैं कि ये घनत्व क्या है। तो किसी पदार्थ का प्रति इकाई क्षेत्र का जो आयतन होता है वही क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। किसी भी पदार्थ का तैरना, सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं घनत्व क्या है? तो किसी भी पदार्थ का तैरना क्या है? घनत्व है। और नहीं तैरना ये भी क्या है? घनत्व पर डिपेंड करता है। तैरना या नहीं तैरना घनत्व पर निर्भर है। यानी किसी पदार्थ का जो तैरना और नहीं तैरना है वो किस पे डिपेंड करता है? घनत्व पर डिपेंड करता है, घनत्व पर निर्भर करता है। अगर मान लीजिए हम जल की तुलना में किसी पदार्थ का घनत्व जांचना चाहते हैं तो इस पात्र में हमने जल लिया और जिस भी पदार्थ के घनत्व का हम अनुमान लगाना चाहते हैं तो उस पदार्थ को आप जल की सतह पर छोड़ दीजिए। जल की सतह पर मान लीजिए वो तैर रहा है तो जल की तुलना में इसका घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपने कोई पदार्थ डाला और वो डूब जाता है तो सीधी सी बात है कि जल की तुलना में उस पदार्थ का घनत्व क्या है? अधिक है। पदार्थ का घनत्व अधिक है और जल का घनत्व कम है। अगर मान लो मैं नाम दे दूं कि नंबर 1 पर आपने डाला है पदार्थ ए,
और नंबर बी 2 पर डाला था आपने पदार्थ बी। देखिए ए पदार्थ जल की सतह पर है, बी पदार्थ जल के अंदर है। अगर मैं अब आप लोगों से पूछूं कि चित्र के अनुसार पदार्थ ए व जल के घनत्व की तुलना कीजिए, या पदार्थ ए व जल के घनत्व का अनुमान लगाइए, तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए कि पदार्थ ए का घनत्व जल की तुलना में कम है। अगर पदार्थ बी के लिए यही प्रश्न आप लोगों से मैं पूछूं कि पदार्थ बी व जल के घनत्व का अनुमान लगाइए या तुलना कीजिए, घनत्व की तुलना कीजिए, तो हम कहेंगे कि पदार्थ बी का घनत्व जल की तुलना में अधिक होता है, इसीलिए वह जल की सतह पर नहीं रुकता है और जल में डूब जाता है। तो हम घनत्व का जो अनुमान लगाएंगे वो किसी भी पदार्थ का तैरना या नहीं तैरना, ये 2 बातें हमें ध्यान रखनी है कि जल पर अगर वह तैर रहा है सतह पर तो उसका घनत्व जल की अपेक्षा कम है, और नहीं तैर रहा है, डूब गया है, तो जल की अपेक्षा उस पदार्थ का घनत्व क्या है, अधिक है। इस प्रकार पदार्थों के मिश्रण के घटकों का पृथक्करण की जो तीसरी विधि थी, ये 2 अघुलनशील द्रवों के पृथक्करण की जो विधि थी, पृथक्कारी कीप का हमने उपयोग किया था, वो होती है कंप्लीट। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे ऊर्ध्वपातन के बारे में। वैसे ऊर्ध्वपातन के बारे में हम पहले पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पर भी इसका जिक्र किया गया है, तो हम भी इसको दोबारा एक बार पढ़ेंगे। नमक तथा कपूर का मिश्रण अगर आप लोगों को दे दिया जाए तो उसको हम किस विधि से पृथक करेंगे, ऊर्ध्वपातन विधि से पृथक करेंगे। ऊर्ध्वपातन विधि से कैसे करेंगे उसके बारे में अभी हम विस्तार से जानेंगे। तो अगला हमारा जो इसका चौथा बिंदु है मिश्रण के घटकों के पृथक्करण की चौथी विधि जो हम पढ़ेंगे, उसमें जो तथ्य है हमारा ये रहेगा कि नमक तथा कर्पूर के मिश्रण को पृथक करना। नमक तथा कर्पूर के मिश्रण को पृथक करना। नमक तथा कर्पूर के मिश्रण को पृथक करना। नमक तथा कर्पूर के मिश्रण को हम पृथक कैसे करें? जैसे देखिए हम कर्पूर को गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर वह कर्पूर ठोस रूप में पाया जाता है। जैसे हम कर्पूर को गर्म करते हैं या जलाते हैं, तो जलाने के बाद में वह द्रव में परिवर्तित होता है क्या? आप लोगों को पता होगा कि जैसे ही हम कर्पूर को जलाते हैं तो जलाने पर वह ठोस से सीधा ही गैस में परिवर्तित हो जाता है, यानी उससे धुआं बनता है, गैसीय रूप में वो परिवर्तित हो जाता है, जलने के बाद में नष्ट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कर्पूर को गर्म करने से या गर्म करने पर ठोस से सीधे ही किस अवस्था में चला जाता है, वो गैस अवस्था में चला जाता है। तो हम लिख सकते हैं कर्पूर को गर्म करने पर ठोस से सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। सीधे ही क्या होता है, कपूर गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अब 2 पदार्थों का मिश्रण होता है। इस विधि के अंतर्गत हम 2 प्रकार के पदार्थों का जो मिश्रण होता है उसके बारे में बात करेंगे। 2 पदार्थों का मिश्रण होगा। देखो मिश्रण क्या होता है, जब 2 पदार्थ मिलते हैं अलग अलग और उनको जब हम एक जगह मिला देते हैं तो वो मिश्रण बन जाता है। अलग अलग तो क्या होते हैं, दोनों पदार्थ होते हैं। जैसे हम बात करें नमक और कर्पूर, तो नमक अलग पदार्थ है, कपूर अलग पदार्थ है। नमक के गुण अलग होंगे, कपूर के गुण अलग होंगे। भौतिक स्थिति के आधार पर देखो, चाहे रासायनिक स्थिति के आधार पर देखो, तो दोनों जो है एक जगह जब हम दोनों को मिला देते हैं तो ये क्या बन गया, मिश्रण बन गया। और इसका पृथक
पृथक्करण करने के लिए हम देखते हैं कि कर्पूर को जैसे ही हम गर्म करते हैं सीधे ही ठोस से कौन सी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अब इस आधार पर जो दो पदार्थ हैं उनका मिश्रण हम लेंगे इस विधि में, तो वो पदार्थ कौन कौन से होंगे, कैसे वो होंगे, जिसमें देखो पहला तो होगा ऊर्ध्वपातित होने योग्य। पहले तो क्या होंगे, ऊर्ध्वपातित होने योग्य, और दूसरे हम लिख सकते हैं ऊर्ध्वपातित न होने वाला पदार्थ। इसमें दो प्रकार के पदार्थ हैं, दो पदार्थ हैं, कौन कौन से हैं, देखो एक तो ऊर्ध्वपातित होने योग्य और दूसरे ऊर्ध्वपातित न होने वाला। अब आपके सामने थोड़ी सी समस्या आ गई कि ऊर्ध्वपातित क्या है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ऊर्ध्वपातित का मतलब है जिनका ऊर्ध्वपातन होता है। ऐसे पदार्थ जिनका ऊर्ध्वपातन होता है ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहलाएंगे, और ऐसे पदार्थ जिनका ऊर्ध्वपातन नहीं होता है तो उन पदार्थों को हम ऊर्ध्वपातित न होने वाले पदार्थ कहेंगे। तो देखिए इस पृथक्करण की विधि में जो हमने ऊर्ध्वपातन विधि का आपको नाम बताया है और ऊर्ध्वपातन विधि का हम उपयोग करेंगे, तो कैसे पदार्थों के मिश्रण को हम पृथक करेंगे इससे, तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि एक तो होगा ऊर्ध्वपातित होने वाला पदार्थ और दूसरा होगा ऊर्ध्वपातित न होने वाला पदार्थ। इन दोनों पदार्थों के मिश्रण को हम आसानी से पृथक करेंगे और इसके पृथक्करण की एकमात्र ऊर्ध्वपातन विधि है। कैसे है, देखिए जैसे ऊर्ध्वपातित होने योग्य पदार्थ हैं, अब इन दोनों मिश्रणों को, जैसे इन दोनों का मिश्रण हमने ले लिया और मिश्रण लेके इन दोनों पदार्थों को, और हमने विधि कौन सी अपनाई, ऊर्ध्वपातन विधि अपनाई। जैसे ही हम ऊर्ध्वपातन विधि को अपनाएंगे तो देखिए जो ऊर्ध्वपातित होने योग्य पदार्थ हैं उनका ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, वो अलग हो जाएंगे और हमारे पास शेष क्या बच जाएंगे, ऊर्ध्वपातित न होने वाले पदार्थ। तो इस प्रकार ऊर्ध्वपातित होने योग्य पदार्थ और ऊर्ध्वपातित न होने योग्य पदार्थ दोनों पदार्थों का जब मिश्रण होता है तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा हम इस मिश्रण से क्या करते हैं, दोनों को अलग कर सकते हैं। कैसे करेंगे एक बार और चित्र के द्वारा मैं आप लोगों को समझा दूंगा। तो यहां ध्यान क्या रखना है, हमें पूछा जा सकता है कि ऊर्ध्वपातन विधि में काम आने वाला जो मिश्रण है उसके दोनों पदार्थों की जो स्थिति होगी कैसी होगी, तो हमें पता होना चाहिए कि एक पदार्थ तो ऊर्ध्वपातित होने योग्य होगा और दूसरा ऊर्ध्वपातित होने योग्य नहीं होगा। इनको अलग अलग करने के लिए हम कौन सी विधि उपयोग में लेंगे, तो इन दोनों को हम अलग करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग करते हैं। लिख लेंगे हम, इनको अलग करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि का हम उपयोग करते हैं। अब प्रश्न आता है कि ये ऊर्ध्वपातन क्या है, इसकी परिभाषा क्या होगी, तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ऊर्ध्वपातन की परिभाषा क्या है। वैसे परिभाषा मैंने आप लोगों को बता दी है, लेकिन फिर भी आप लोग इसको लिख लोगे तो और भी अच्छा रहेगा। लिखिए, पदार्थ किस अवस्था से किस में बदलता है, ठोस से सीधा ही किस में बदल जाता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे ही वाष्प अवस्था में बदलने की प्रक्रिया, पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे ही वाष्प या गैस अवस्था में बदलना या परिवर्तित
होने की जो प्रक्रिया है यही क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। यही क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ऊर्ध्वपातन की जो प्रक्रिया है उसमें ठोस पदार्थ जो होता है सीधे ही गैस अवस्था में बदल जाता है, द्रव अवस्था में तो परिवर्तित होता ही नहीं है। अगर ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं कि ऊर्ध्वपातित पदार्थ कौन कौन से हैं, लिख सकते हैं हम ऊर्ध्वपातित पदार्थ कौन कौन से हैं। ऊर्ध्वपातित पदार्थों के हमें उदाहरण लिखने हैं तो हम लिख सकते हैं अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। इसके अलावा हम लिख सकते हैं नेफ्थलीन, इसके अलावा हम लिख सकते हैं एंथ्रासीन। एंथ्रासीन भी क्या है? एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, नेफ्थलीन भी ऊर्ध्वपातित पदार्थ है और अमोनियम क्लोराइड भी ऊर्ध्वपातित पदार्थ हैं। अगर हम इनके सूत्र की बात करें तो देखिए इनके सूत्र भी हमें याद होने चाहिए कि इनके सूत्र क्या है। तो जैसे अमोनियम क्लोराइड है तो इसका तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है NH4Cl, ये तो अमोनिया हो गया और ये क्लोराइड हो गया। नेफ्थलीन की बात करें तो C10H8 इसका फॉर्मूला होता है। देखो अमोनियम क्लोराइड तो एक लवण है, तो अमोनिया और क्लोराइड की जो मिश्रण होता है उससे ये बन जाता है। लेकिन नेफ्थलीन और एंथ्रासीन का जो फॉर्मूला है वो आपको याद ही रखना है। ये C10 और H8 तो हो जाएगा नेफ्थलीन का, और एंथ्रासीन की अगर हम बात करें तो C14 और H10 इसका फॉर्मूला होता है। ध्यान दीजिए C14 और H10 इसका फॉर्मूला होता है। तो इस प्रकार देखिए मिश्रण के घटकों के पृथक्करण की जो चौथी विधि है, वैसे बिंदु जो टॉपिक है वो तो हमारे पास है नमक तथा कर्पूर के मिश्रण का पृथक्करण करना, लेकिन अगर इसको मैं समझाऊं आप लोगों को कि विधि कौन सी है, तो ये विधि कौन सी होती है? ऊर्ध्वपातन विधि होती है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? कर्पूर को हम गर्म करते हैं, गर्म करने पर वह ठोस से सीधे ही कौन सी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। और इस विधि के द्वारा जब हम दो पदार्थों के मिश्रण को पृथक करते हैं तो हमें सबसे पहले तो दो बात ध्यान रखनी है कि इसमें दो पदार्थ होने चाहिए, एक तो ऊर्ध्वपातित होने योग्य और एक ऊर्ध्वपातित नहीं होने वाला। जब दोनों पदार्थों को अलग अलग हम करते हैं तो अलग अलग करने के लिए हम ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग करते हैं। ऊर्ध्वपातन की परिभाषा क्या होगी? देखो परिभाषा यहाँ पे लिखी है, ये बिल्कुल शॉर्ट है, इसको और थोड़ा सा बड़ी करके आप लिख सकते हैं। पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे ही वाष्प या गैस अवस्था में बदलना या परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। इसको आप थोड़ी सी और बड़ी कर सकते हैं कि पदार्थ का सीधे ही ठोस अवस्था से, या ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि पदार्थ का ठोस अवस्था से बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे ही गैसीय अवस्था में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। यानी इसमें आप जो द्रव अवस्था है उसको ऐड कर सकते हो, क्योंकि द्रव अवस्था में ये परिवर्तित होता नहीं है, और उस कारण को अगर यहां लिख देंगे तो परिभाषा और भी अच्छी हो जाएगी। तो आप ये सुधार करके भी इसमें लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, सही दोनों ही हैं। लेकिन दोनों में से अगर उच्च वरीयता की बात करें तो अभी जो ये द्रव अवस्था को ऐड करने वाली परिभाषा है वो बेस्ट होती है। ये मैंने नॉर्मल परिभाषा आप लोगों को लिखाई है। ऊर्ध्वपातित पदार्थ से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों में कि निम्न में से ऊर्ध्वपातित पदार्थ हैं, इन तीनों में से एक का नाम आप लोगों को मिल जाएगा और तीन अन्य पदार्थों के नाम मिल जाएंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि ऊर्ध्वपातित पदार्थों में अमोनियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला है NH4Cl, नेफ्थलीन
जिसका फॉर्मूला है C10H8 और एंथ्रासीन जो है उसका फॉर्मूला है C14H10। ये क्या है? ऊर्ध्वपातित पदार्थ हैं। अगर किसी ऊर्ध्वपातित न होने वाले पदार्थ में इन तीनों में से किसी भी एक को मिला दें और आप लोगों से कहा जाए कि अब आप इनको अलग अलग करिए या पृथक करिए, तो आपको कौन सी विधि अपनानी है? ऊर्ध्वपातन की विधि अपनानी है। अगर आपको नमक में कर्पूर का चूर्ण मिला के दे दिया जाए और फिर आपसे कहा जाए कि इन दोनों को अलग अलग करिए, तो आप तुरंत ऊर्ध्वपातन की विधि के द्वारा इसको अलग कर सकते हो। कैसे अलग करोगे इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक बर्नर लेते हैं। बर्नर के ऊपर क्या रखते हैं? कटोरी या बीकर रखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसका मिश्रण ले लेते हैं। ये जो मिश्रण है कर्पूर और नमक का मिश्रण ले लिया। यहां पे हम क्या करेंगे, एक उल्टी कीप रख देंगे। कीप जो होती है वो रख देंगे और इसके सिरे पर यहां क्या लगा देते हैं, रुई लगा देते हैं। अब हम जैसे ही बर्नर से इसको गर्म करेंगे, ये कटोरी गर्म होगी, ये स्टैंड भी होगा। जब हम इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर देखो अभी पढ़ा अपन ने कि ऊष्मा प्रदान करेंगे तो ठोस से सीधे द्रव में बदल जाएगा। अब यहां पर ये जो मिश्रण है इसमें क्या है, नमक है प्लस कर्पूर है। जैसे ही हम गर्म करेंगे कर्पूर क्या होगी, वाष्प में परिवर्तित होगी और यहां से ये देखो, यहां से मिश्रण में से वाष्प में परिवर्तित होके और ये दीवारों से टकराएगी, ऊपर जाने की कोशिश करेगी, लेकिन यहां पर क्या लगी हुई है, रुई लगी हुई है, तो बाहर जा नहीं सकती। और यहां पर ये जो यहां पर है ये तो गैस या वाष्प के रूप में यहां पर होती है, लेकिन जैसे ही ये इस कीप की दीवारों से टकराती है और दीवारों पे व्यवस्थित हो जाती है तो किस रूप में, वापस ये ठोस रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो इसको हम गर्म करेंगे, वाष्प में बदलेगी, गैस में बदलेगी, जैसे ही कीप की दीवारों से टकराएगी वापस किस में बदल जाएगी, ठोस में बदल जाएगी। अब कीप को हम हटा लेते हैं और कीप को हटा के इसको हम क्या करते हैं, एकत्रित कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। किसको, कर्पूर को। तो वापस कर्पूर देखो किस रूप में आ गई, ठोस रूप में आ गई और यहां पर क्या बच जाएगा, नमक बच जाएगा। इस प्रकार इस विधि को अपनाकर हम नमक तथा कर्पूर के मिश्रण को कौन सी विधि से अलग कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ऊर्ध्वपातन विधि से हम इसको पृथक कर सकते हैं। इस प्रकार नमक तथा कर्पूर के मिश्रण को पृथक करने के लिए जो ऊर्ध्वपातन की विधि है वो होती है हमारी कंप्लीट। और इसी के साथ आज की क्लास को भी हम यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में और ऐसे तथ्यों के बारे में हम बात करेंगे, मिश्रण के जो घटक हैं उनको पृथक्करण की जो और विधियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर तो आपको जरूर करना ही है, क्योंकि आपके दोस्तों को भी इसका पता चले कि हमारी क्लास का नया सिलेबस है। नए सिलेबस की बुक्स अभी मार्केट में पूर्ण रूप से अवेलेबल नहीं है, तो उस स्थिति में आप घर बैठे यहां से अध्ययन सामग्री आपको मिल रही है, वो भी निःशुल्क। तो आपको अपने सभी दोस्तों को बताना है। जैसे ही आप इस चैनल पर आके वीडियो देखते हो तो वैसे ही आपको अपने सभी दोस्तों को बताना है कि उस चैनल पर, चैनल का नाम है TR.सत्यप्रकाश, टीचर सत्य प्रकाश के नाम से चैनल है। वहां पर साइंस की सभी 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं इन सब की जो NCERT बुक्स हैं उनका सॉल्यूशन उपलब्ध है। तो वहां पर आप लोगों को जाना है, इसको चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद में घंटी का बटन दबा के ऑल पर क्लिक करना है, ताकि जैसे ही नेक्स्ट क्लास अपलोड होना तो उसका जो सूचना है, उसकी इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले आप लोगों के पास में पहुंचे। और अगर मान लो आप इस चैनल की अध्ययन सामग्री को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के और ऑल पर क्लिक करना ही होगा, तभी आप सबसे पहले इनको देख पाओगे। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त।
क्लास को देते हैं यहीं विराम। नेक्स्ट क्लास में फिर एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी आप सब लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.